हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा फिर से स्वागत करता हूं इस बार आपका अपने इस चैनल पर। तो आज हम आपको बताएंगे अवतल दर्पण के लिए यू वी और एफ में संबंध। इसके लिए देखिए हमने डायग्राम बनाया है यहाँ पर अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण के सामने हम लोग एक वस्तु रख देते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, यहाँ पर सी और अनंत के बीच में। इसको हमने नाम दे दिया ए बी। अब एक चीज जो हमको पता होनी चाहिए कि वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है। हमने आपको पीछे बताया था, इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य में। तो देखिए हम बनाते हैं इसका प्रतिबिंब। इसके लिए हम लोग दो प्रकाश की किरणें खींचेंगे। एक प्रकाश की किरण जो हमने ली है मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद कहां से जाएगी? फोकस से। तो इसको हम फोकस से ले जाते हैं। और दूसरी प्रकाश की किरण इसको हम ले जाते हैं कहां? वक्रता केंद्र से। तो इसका भी नियम हमने पढ़ा है। वक्रता केंद्र से होकर दर्पण की ओर, अवतल दर्पण की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अब देखिए ये वाली किरण जो समांतर गई है और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से गई है, दोनों परावर्तन के बाद इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है। जिस बिंदु पर काटेंगी उसको हम नाम दे देते हैं ए डैश। ए डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब डालते हैं, ए डैश बी डैश। ये हो गया वस्तु का प्रतिबिंब। एक काम और करते हैं, आपतन बिंदु क्यू से, इसको क्यू नाम दे देते हैं, मुख्य अक्ष पर एक लंब डालते हैं क्यू आर। ठीक है, तो अब ये डायग्राम हमारा तैयार हो गया है। बहुत ही आसान डेरिवेशन है। देखिए समरूप त्रिभुज की सहायता से इसको हल करते हैं हम लोग। तो यहां पर दो त्रिभुज समरूप हमको दिख रहे हैं, एक त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। समरूप का मतलब उनके तीनों संगत कोण आपस में बराबर होंगे। और बराबर होंगे देखिए कैसे, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, पीछे हम पढ़ चुके हैं अभी, है ना। और ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, ये समकोण है, ये भी समकोण है ना। तो जब दो संगत कोण आपस में बराबर होंगे तो तीसरा कोण भी अपने आप उनका क्या होगा? बराबर होगा। इस प्रकार से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी क्या होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। तो देखिए हम यहां पर लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप है। ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप है, अतः समरूपता से। तो इनकी समरूपता देखिए क्या होगी? लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। देखिए एक त्रिभुज का लंब लेते हैं, इस त्रिभुज का लंब क्या होगा? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बटे दूसरे त्रिभुज का लंब क्या है? ए बी। तो इसकी जगह पर ये लिख देते हैं ए बी बराबर आधार बटे आधार। तो आधार क्या है? देखिए इस त्रिभुज का आधार होगा बी डैश सी और इस त्रिभुज का आधार क्या होगा? बी सी। तो हम लिखेंगे बी डैश सी अपान बी सी। इसको हमने दे दिया समीकरण एक। अब दो त्रिभुज और समरूप हैं, देखिए बता रहे हैं, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और त्रिभुज क्यू आर एफ, इनके भी तीनों संगत कोण आपस में बराबर हैं, इसलिए ये दोनों भी त्रिभुज क्या होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। तो देखिए त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और त्रिभुज क्यू आर एफ, ये भी दोनों क्या है? समरूप है। तो देखिए इनकी समरूपता से क्या हो जाएगा? लंब बटे लंब। तो एक त्रिभुज का लंब क्या है? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बटे दूसरे त्रिभुज का लंब क्या होगा? क्यू आर, क्यू आर बराबर। अब आधार बटे आधार, तो इस त्रिभुज का आधार दिख रहा है आपको एफ बी डैश और इसका आधार क्या होगा? आर लिखना भूल गए हम, आर एफ, है ना। तो ये हो जाएगा एफ बी डैश और इसका आधार होगा आर एफ। अब देखिए डायग्राम से स्पष्ट है कि क्यू आर जो है वो ए बी के समांतर है बिल्कुल, और लंबाई में ए बी के बराबर भी है। तो आप लिखेंगे चूंकि क्यू आर ए बी के समांतर है
और बराबर भी है, इसलिए हम क्यू आर के स्थान पर इस समीकरण में क्या लिख सकते हैं, ए बी। अतः क्यू आर की जगह पर ए बी लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपान ए बी बराबर एफ बी डैश अपान आर एफ। इसको हम एक समीकरण दे देते हैं, समीकरण 3। अब समीकरण 1 और 3 को देखिए, दोनों के बाएं पक्ष क्या है, बराबर है, तो दाएं पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे। दाएं पक्ष इसका क्या है, बी डैश सी अपान बी सी, इसका क्या है, एफ बी डैश अपान आर एफ, ये दोनों बराबर होंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, थोड़ा सा स्पीड में लिख रहे हैं और नोट्स तो हम आपको दे ही देते हैं, तो आप केवल समझते जाइए इसको। हाँ, तो देखिए दाएं पक्ष के बराबर होगा एफ बी डैश अपान आर एफ, ये किसके बराबर होगा, एफ बी डैश वो बी डैश सी अपान बी सी के। अब ये हम कई बार बता चुके हैं पीछे कि अगर दर्पण का द्वारक छोटा हो उस स्थिति में बिंदु Q ध्रुव के बहुत समीप होगा, ध्रुव जो कि हमारा P है उसके बहुत समीप होगा, तो RF जो है वो लगभग किसके बराबर होगा, PF के। लिखेंगे यहां पर, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो RF बराबर PF, RF बराबर क्या हो जाएगा, PF। इस समीकरण में जहां पर RF है वहां हम PF लिख देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा बी डैश सी अपान बी सी। अब यहां पर हम लगाएंगे चिन्ह परिपाटी के नियम, ठीक है। तो देखिए चिन्ह परिपाटी के नियम से हम इसको पहले, चिन्ह परिपाटी का एक नियम कहता है कि प्रत्येक दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, तो ये जितनी भी दूरियां हैं इनको हम सबसे पहले ध्रुव से बनाएंगे। देखिए एफ बी डैश को क्या लिखा जाए कि ये पी से स्टार्ट हो, एफ बी डैश, ध्यान से देखिएगा, एफ बी डैश को हम लिख सकते हैं पी बी डैश माइनस पी एफ, ठीक है। अगर हम पी बी डैश यानी कि इस रेखा से पी एफ घटा दें तो हमको एफ बी डैश मिल जाएगा, तो हम लिखेंगे यहां पर पी बी डैश माइनस पी एफ। और पी एफ तो पी एफ है ही। अब बी डैश सी को चेंज करना है, बी डैश सी को चेंज करना है, तो उसी प्रकार से हम लिखेंगे पी सी, ठीक है, पी सी माइनस पी बी डैश, ठीक है। पी सी से पी बी डैश घटा देंगे तो बी डैश सी मिल जाएगा। अब लिखना है बी सी, तो बी सी कहां पर है, ध्यान दीजिएगा, ये है बी सी, तो हम लिखेंगे पी सी बी, ठीक है। बी सी लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, पी बी माइनस पी सी। पी बी माइनस पी सी। अब इनकी वैल्यू रख के इनको हम सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत आसान है। पी बी डैश यानी कि ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। अब देखिए एक चीज तो ये समझ लीजिए कि सारी दूरियां बाईं ओर मापी जा रही, तो सब ऋणात्मक होंगी। पी बी डैश, पी क्या है, ध्रुव है, और बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है, तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को v से व्यक्त किया जाता है। ये हो जाएगा, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को v से व्यक्त करेंगे। और एक चीज और ये है कि पी बी डैश किधर मापी जा रही, बाईं ओर मापी जा रही, तो बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी, ये भी हमने चिन्ह परिपाटी के नियम में पढ़ा है। तो पी बी डैश की जगह हम लिखेंगे माइनस वी माइनस पी एफ, ध्रुव से फोकस की दूरी, जिसको हम कहते हैं फोकस दूरी, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से व्यक्त किया जाता है। ये भी बाईं ओर मापी जाएगी, इसलिए ये भी ऋणात्मक होगी, लेकिन एक माइनस पहले से लगा हुआ है इसलिए हो जाएगा प्लस एफ। पी एफ ये भी ध्रुव से फोकस की दूरी है, ये भी फोकस दूरी कहलाएगी, माइनस एफ बराबर
ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे r से व्यक्त करते हैं। बाईं ओर है इसलिए अभी क्या होगी, ऋणात्मक, माइनस r माइनस, अब देखिए ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी पीछे पड़ चुके हैं, माइनस भी होगा इसका मान, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। पीबी ध्रुव से वस्तु की दूरी, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी को किस अक्षर से व्यक्त करेंगे, यू से। यह भी बाईं ओर मापी जा रही है इसलिए भी माइनस में होगा। फिर ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, यह भी माइनस r होगा इसका मान, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए गुणा करते हैं, माइनस v का पूरे पद में गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा करेंगे, यह हो जाएगा uv माइनस vr, और f का गुणा कीजिए अब, माइनस uf और प्लस fr बराबर, इसका गुणा कर दीजिए उधर, देखिए क्या होगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस fr, और प्लस माइनस का गुणा माइनस vf। देखिए fr से fr कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, uv माइनस vr माइनस uf, fr से fr कैंसिल बराबर माइनस vf। देखिए हमने पीछे पढ़ा है वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, स्मॉल f बराबर r/2। यहां से अगर हम r का मान निकालेंगे तो हो जाएगा r बराबर 2f। ये मान यहाँ पर जहां पर r है वहां पुट कर देंगे, तो देखिए ये हो जाएगा uv माइनस, यहां पर r है तो r के स्थान पर हम 2f लिखेंगे, तो हो जाएगा 2vf माइनस uf, और वो जो माइनस vf है उसको भी हम इस पक्ष में बुला लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस में बराबर, उधर कुछ नहीं बचेगा, 0। अब देखिए ये 2vf माइनस का है और ये vf प्लस का है, तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक vf माइनस का। माइनस वाली राशियों को दूसरे पक्ष में भेज देते हैं, अब हम पूरे समीकरण में uvf से भाग दे देते हैं, तो देखिए क्या होगा, यहां पर uv से uv कैंसिल हो जाएगा, यहां पर u से u, f से f, यहां पर u से u, f से f कैंसिल होगा, uf vf होगा, यहां पर v होगा। तो देखिए यहां पर vf से vf कैंसिल हो जाएगा, यहां uf से uf कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये हो गया हमारा दर्पण।